ऐसा घटित होने वाला है जो निश्चय ही अप्रत्याशित था और जिसका आभास उसने स्वप्न में भी कभी नहीं किया था। रूपकुमार गहन निद्रा में सोया हुआ था, बेखबर इस बात से कि अगला क्षण उसके भाग्य में एक नई और भिन्न नियति लिखने को आतुर बैठा है। पिताश्री उठिए ना। रूपकुमार की पुत्री घबराई हुई सी उसे जगा रही थी, परंतु गहरी निद्रा में डूबे रूपकुमार पर पुत्री की आवाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब रूपमती ने देखा कि उसके अनगिनत बार आवाज लगाने पर भी रूपकुमार पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने उसे जोर से पकड़कर हिलाया। उठिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पुत्री के हिलाने और उसकी आवाज कानों में पड़ते ही रूपकुमार निद्रा से बाहर आया और पुत्री को घबराया हुआ देखकर प्रश्न करने लगा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और इतनी रात गए मुझे क्या दिखाना चाहती हो? घबराते हुए रूपमती बोली, मैंने अभी अभी कुछ देखा, आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पुत्री के आग्रह पर रूपकुमार कौतूहल से भरकर उसके साथ चल पड़ा। महल के भीतर ही लगभग 1 एकड़ में फैला एक अत्यंत सुंदर बाग था, जिसमें फूलों की लहरियों से पिरोया एक बड़ा सा झूला भी लगा था। खुशबू और हरियाली से महकता यह बाग रात्रि के अंधकार में भी दीपों की रोशनी से जगमगाता रहता था। उसकी मनमोहक सुंदरता के कारण यह बाग अनेक पक्षियों, रंग बिरंगी तितलियों और भौरों का निवास स्थल बन चुका था। यही स्थान रूपमती का भी सबसे प्रिय स्थल था। उस बाग से सटा हुआ एक सुंदर सा मानसरोवर था, जो एक छोटे से तालाब से आकर मिलता था। तरह तरह के रंग बिरंगे पुष्पों से खिला वह तालाब कई हंसों के जोड़ों का तो निवास स्थान था ही, साथ ही अनगिनत सुंदर मछलियों के करतब दिखाने का भी स्थान था। ये रंग बिरंगी, चंचल और लहरों में उछलती कूदती मछलियां किसी का भी मन मोह लेने में सबसे आगे थीं। कोई भाई बहन और महल में कोई सखी सहेली न होने के कारण बचपन में जब भी रूपमती उदास हो जाया करती या महल में अकेले बैठे बैठे ऊब जाती, तो वह यहीं चली आया करती थी। फिर यहाँ डेरा जमाए पक्षियों से अपने मन की ढेरों बातें किया करती। झूले पर बैठकर ऊंचाइयों को नापती रूपमती ऐसा महसूस कर